संपदा रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम मार्च महीने में बैठे हुए हैं और हमारे साथ हैं प्रदेश के पूर्व निदेशक कृषि श्री MP उपाध्याय सर। जैसा कि आप जानते हैं कि यह प्रदेश और हमारा देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है और कृषि का हमारे देश की और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लगभग 16% जो कृषि की अर्थव्यवस्था है हमारे जो GDP है उसमें हमारा कृषि का योगदान है। रोजगार में भी लगभग 67% रोजगार तो हमारा कृषि क्षेत्र से आता है। तो एक बहुत बड़ा कृषि से हमारा खाद्यान्न के साथ कृषि जो है हमारी अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जा सकता है। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कृषि को लाभकारी बनाने के लिए सर आपका कृषि का बहुत विशाल अनुभव है, बहुत विराट अनुभव है आपके का भी और अकेडमिक भी। तो हम जानना चाहेंगे सर कृषि को लाभकारी बनाने के लिए सर आपके किसानों के लिए क्या, हमारे प्रदेश के किसानों के लिए क्या सलाह है? क्योंकि उसमें 2-3 सर हमारी लिमिटेशन है। पहली चीज़ तो यह है कि हमारी जोतें जो है छोटी होती जा रही है और दूसरी चीज़ है हमारे किसान जो है आर्थिक रूप से सक्षम तो नहीं है, तकनीकी रूप से भी हमारे किसान सक्षम नहीं है। तो इन किसानों को अपनी कृषि को लाभकारी बनाने के लिए सर आप क्या करने की सलाह? देखिए त्रिपाठी जी, तो आपने किसानों के हित में बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, सर्वोत्तम प्रश्न किया। किसान भाइयों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। सब लोग ये कहते हैं कि हमारा कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान प्रदेश है। जी जी जी। इनमें से शायद अधिकांश लोग ये नहीं जानते हैं कि ये कृषि प्रधान देश या कृषि प्रधान प्रदेश क्यों है। जी, ऐसा हम क्यों कहते हैं? जी, ये ऐसा इसलिए है, मैंने बहुत सारे देश देखे हैं जिनमें न अच्छी मिट्टी है, न समतल भूमि है, न अच्छी जलवायु है, न अच्छा पानी है, और फिर भी मजबूरी में खेती करते हैं। कोई नाव में पानी मिट्टी भर के उसमें खेती करते हैं। जापान चले जाइए, देखिए क्या है। ऐसे देश हैं जहाँ पर जमीन लेवल नहीं है, उबड़ खाबड़ पथरीली है। ये हमारी जो प्राकृतिक संपदा है, हमारी जो प्राकृतिक संपदा है, हाँ, भूमि है, सस्य श्यामलाम, भूमि है, जल है, पर्यावरण है, हमारी जलवायु है, ये खेती के लिए बहुत अच्छी है। खासतौर पर हमारा गंगा जमुना का जो मैदान है। और मैं आपको बताऊं, जो हमारे उत्तर प्रदेश की जो जलोढ़ मृदाएं हैं, अलूवियल साइड से कहलाती हैं, वो खेती के लिए दुनिया की सर्वोत्तम मिट्टियों में से एक। तो हमारा, चूंकि हमारे यहाँ की परिस्थितियां खेती के लिए अनुकूल है, इसलिए हमारा जो है ये कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान प्रदेश है। किसान भाइयों, मेरी एक बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपको खेती में रहना है और खेती करना है, तो मैं कुछ चुनौतियों की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूँ, जो आप समझ भी रहे होंगे, लेकिन मैं आपको गिनाता हूँ। एक तो ये कि हमारे यहाँ 93% से ज़्यादा लोग लघु और सीमांत, ये बहुत बड़ी समस्या है। अर्थात 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर तक के, 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक के किसानों की संख्या 93% से ज़्यादा है। ये लघु और सीमांत किसान हैं। इनकी अधिकार जो 1 एकड़ की लैंड भी बहुत ज़्यादा है। तो अब दिक्कत ये आती है कि ये छोटे सीमांत और छोटे लघु किसान, इनकी क्रय शक्ति कम है, ये बहुत रिसोर्स संपन्न किसान नहीं है, इन्हीं की ज़्यादा संख्या है। तो हमें, ये हमारी खेती के सामने एक समस्या है और हमारी जोतों के विखंडन की प्रक्रिया निरंतर चल रही है। ये बहुत गंभीर समस्या है।
ये चीज है। जी दूसरी चीज, जलवायु में अप्रत्याशित परिवर्तन हो रहे हैं, जिसका असर हमारी खेती पर पड़ता है, क्योंकि खेती खुले आसमान के नीचे। जनसंख्या का बोझ भी निरंतर खेती पर बढ़ रहा है। हमारी जमीनों का भूमिगत जल स्तर जो है वो निरंतर नीचे गिर रहा है। बहुत गंभीर समस्या। खेती में लगने वाले जो हमारे निवेश हैं उनकी कीमत निरंतर बढ़ रही है, उसके अनुपात में जो उत्पाद हैं किसानों के, वो उनको लाभकारी उतनी कीमत, उनकी मूल्य जो है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ा, जिससे कि हमारे किसानों का जो लाभ है वो कम होता है। और कृषि में जो नए अनुसंधान हो रहे हैं, नई तकनीक आ रही है, नई प्रजातियां आ रही हैं, नई प्रौद्योगिकी आ रही है, इसको किसान तक पहुंचने में अभी जो है काफी समय लगा। यानी एक्सटेंशन की टेक्निक जो है हमारे यहाँ तक पूरी तरह पहुंच। कभी तो ऐसा होता है कि वो तकनीक जब तक खेत तक पहुंचती है किसान के, तब तक उसकी जगह पर दूसरी प्रौद्योगिकी आ रही है, क्योंकि ये बड़ा गतिशील क्षेत्र है। इसमें हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि जो अनुसंधान केंद्र हैं जहाँ से प्रौद्योगिकी विकसित होती है, जो किसान के खेत हैं, इनके बीच में जो समय की दूरी जो है ये हमें कम करनी है। तो सर आपने जो है बहुत जेन्युइन समस्याएं जो है बताई हैं। हमारी जो खेती जो है विखंडित होती जा रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, किसान जो है वो टेक्नोलॉजी जो है किसान तक बहुत सटीक से किसान की आर्थिक स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है। इसके अलावा एक चीज और है जी, यद्यप शासन ने बहुत प्रयास किए, जी मंडियां बनाई हैं, विपणन के लिए काफी कुछ प्रयास किए हैं, जी, लेकिन अभी भी किसानों को विपणन संबंधी कठिनाइयों का काफी हद तक सामना। ठीक बात है सर। तो सर अब ये बताइए, ये सारी चीजें और ज़्यादा समस्याएं गिनाई और अब निदान क्या है? एक चीज इसके अलावा मैं और कहूँगा कि किसान का जो ऐसी विपत्तियां, प्राकृतिक आपदाएं, जी, उनसे जब जूझता है, ओले पड़ गए, पाला पड़ गया, अधिक बरसात हो गई, बाढ़ आ गई, या तापमान बहुत ज्यादा हो गया, बहुत कम हो गया, तो इस तरह की परिस्थितियों के लिए किसान, जो हमारे लघु और सीमांत किसान खास तौर से, इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि ये अपने बलबूते पर उसका सामना कर सके। इसके लिए एक स्थायी व्यवस्था शासन तंत्र की तरफ से होनी चाहिए। यद्यपि फसल बीमा की व्यवस्था की गई, फसल बीमा की व्यवस्था की है और सरकार ने बहुत कुछ सोचा है, फसल बीमा में काफी सुधार किया है। ये तक कि अब जो फसल कटने के बाद भी अगर 14 दिन तक जो है उसकी नुकसान हो जाता है तो उसको भी इसमें शामिल किया है, उसका भी लाभ मिलेगा। एक और किया है कि जो कटाई के किसान हैं वो किसान जो है वो उनको भी जो है इसका बीमा का लाभ मिलेगा। लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में काफी कुछ किया जा रहा है। सर तो आपने जो बहुत सारी गिनाई, अब बताइए कि उनमें किसानों के लिए निदान क्या है? किसान कैसे जो है उन समस्याओं से निजात पाए, क्या करें? देखिए किसान भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक तो वो समय अब निकल गया कि एक किसान काम करे और उसके बाद उसके घर के 8 लोग उसके ऊपर निर्भर रहें। अब जो लोग भी खेती में हैं उनको सबको खेती में काम करना है, अपना अपना अपनी क्षमता के हिसाब से योगदान करना है।
आप जो खेती कर रहे हैं, खेती का आपका आधार जो है वो आपकी मिट्टी है, आपकी भूमि है। आपको उसकी तरफ पहली बार ध्यान देना, यानी मृदा स्वास्थ्य मृदा स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना होगा। और मृदा में जीवांश की मात्रा कम होने पर नाना प्रकार के जो विकार होते हैं उनको दूर करने के लिए आपको केवल रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर न रह करके जीवांश पदार्थों का भी साथ साथ में आधी मात्रा उनके माध्यम से पोषक तत्वों की आप देंगे तो मिट्टी की संरचना, मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण वो भी ठीक रहेंगे और आपको अच्छी उत्पादन भी आपको प्राप्त होगा। यानी कि हरी खाद के माध्यम से या कंपोस्ट के माध्यम से, वर्मी कंपोस्ट जैसे भी हो, मृदा में जैविक जीवांश आने की जरूरत है, वो बहुत आवश्यक है। केवल रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से खेती आपकी टिकाऊ नहीं रह पाएगी। देखिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप खेती कर रहे हैं तो कुछ चीजों को आप पहले से सोच लीजिए कि आप किस चीज की खेती कर रहे हैं। वो कैसा किसान जिसने जो 6 महीने पहले अपना खेती का प्लान नहीं बना लेता है कि हमें क्या करना है, किस तरह से लेना है, हमारा रोटेशन क्या रहेगा, उसके लिए हमारी आवश्यकताएं क्या है, और जिन चीजों की, जिन फसलों की, फूलों की, फलों की, सब्जियों की, जिनकी भी खेती करना है, उनकी एक अच्छी नियोजन करें और ये देखें अगर आप पहले मार्केट के हिसाब यानी मार्केट के हिसाब से बाजार में जो चीज की मांग है उसका जो है। और आज आप देखते हैं कि प्रौद्योगिकी का जमाना है और सूचना प्रौद्योगिकी बहुत आगे बढ़ गई है। आप अगर उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ कि अगर आप फूलों की खेती करना चाहते हैं तो फूलों की खेती जहाँ दुनिया में सबसे अच्छी होती है उनकी प्रौद्योगिकी को आप स्वीकार करें और उस प्रौद्योगिकी को लीजिए। हालैंड, स्विट्जरलैंड जी, ये सब जो देश हैं, ये सब जो हैं बहुत अच्छी खेती करते हैं। इनकी जो है फूलों की खेती देखिए और उनको ला करके लोग अपने यहाँ भी फूलों की खेती कर रहे हैं। देखिए बाराबंकी में, लखनऊ में, बहराइच में, सब तमाम जगह पर फूलों की, फलों की बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। तो ऐसे जो सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी जो अपना रहा है किसान, उसके यहाँ जाकर के देखिए और पूरी तरह से समझ लीजिए और उसके अनुरूप जो करिए वो बहुत ही उत्तम तरीके से करिए। यानी अपने आँख और कान जो है खुले रहे और टेक्नोलॉजी को ग्रहण करिए। और इसके अलावा मैं आपको एक और सतर्क करना चाहूँगा कि अगर आप कोई नई फसल, मान लीजिए आप औषधीय पौधों की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप प्रौद्योगिकी लीजिए, पूरी जानकारी लीजिए। इसके साथ साथ उसको अपनाने से पहले ये व्यवस्था जरूर कर लीजिए कि इसका विपणन कहाँ करें। बिल्कुल, बहुत गंभीर बात आपने और कांटेक्ट कर लीजिए। बिना उसके प्लानिंग जो है, बिना किए हुए जो है हमारे किसानों का यही संकट। क्योंकि देखिए कि कुछ किसानों के साथ आप उसकी फसल कर ली, किसी ने सोयाबीन पैदा कर लिया तो मार्केटिंग की प्रॉब्लम आई, किसी ने औषधीय पौधों की खेती कर ली, जैसे सफेद मूसली की खेती लोग कर लें तो उसकी मार्केट यहाँ नहीं है, मार्केट दिल्ली में है। तो पहले संपर्क कर लीजिए। मतलब ये है कि पूरा प्लानिंग मतलब कर लें, पूरी प्लानिंग कर लें कि हम जो हमारी उत्पाद होगी हमारे इतने एरिया में करेंगे, हम इतनी मात्रा में होगी तो हम उसको बेचेंगे। ये नहीं है कि जब हो गई अब इसके बाद लिए फिर रहे हैं उसको, आप परेशान हो रहे हैं और आप फिर औने पौने में उसकी बिक्री करते हैं, इससे आपको नुकसान होता है। तो ये करिए कि जब कोई भी चीज़ है तो उसके लिए पहले उसकी विपणन की व्यवस्था भी अच्छी तरीके से देख, और आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। जब एक को ध्यान दीजिए कि इकाई समय में इकाई क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन आपको लेना होगा। अगर इकाई क्षेत्र से हमारा मतलब है ना, आप 1 एकड़ है तो आप 1 एकड़ ले लीजिए। इकाई समय से मतलब आप 1 साल मान लीजिए।
आप प्लानिंग कर लीजिए कि 1 एकड़ से हम साल में कौन कौन सी फसलें लेंगे, कितनी जमीन लेंगे, क्या होगी, इस तरह का अपने हिसाब रखिए। तो और इसके बाद जो उच्चतम और जो अद्यतन नवीनतम जो तकनीकी है उसका प्रयोग करिए, और इसके बाद तब आपको अधिकतम उत्पादन प्राप्त होगा। तो पहली चीज आपने बहुत गंभीर बातें कही है कि हमारे किसान जो है तो टेक्नोलॉजी जो है तो अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी और मार्केट ओरिएंटेड जो है खेती करें, ताकि और खेती को लाभकारी उद्यम के रूप में माने। ये नहीं कि जो है किसी तरह जो है देखिए मैं आपको, तो मैंने पहला बिंदु आपको कहा, इकाई क्षेत्र से इकाई समय में अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना होगा, और उसके लिए आपको बहुत सतर्क रहना होगा, पूर्व में ही आपको प्लानिंग करनी होगी, और जो नवीनतम तकनीकी है उसका प्रयोग करना होगा। दूसरी चीज, आपका जो उत्पाद हो, नंबर 2 बात है, आपका जो उत्पाद हो उसकी गुणवत्ता विश्व स्तरीय हो, फर्स्ट क्लास क्वालिटी हो उसकी। किसान भाई आप लोग जानते होंगे, जो हमारा गेहूं ईरान गया था, हमारे डेयरी के प्रोडक्ट जो रूस गए थे, उन्होंने भी उसमें इसलिए वापस किया था कि इनमें पेस्टिसाइड का उसका कंटेंट ज़्यादा है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी जो गुणवत्ता हमारे उत्पाद की है वो विश्व क्लास की हो, क्योंकि आज दुनिया के उसमें जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी रिव्यू में सब मार्केट खुले हुए हैं। अगर आपकी चीज गुणवत्ता कम होगी, अगर दूसरी चीज आप खरीद लेंगे, आपकी चीज नहीं खरीदेगा तो आपको दिक्कत आएगी। तीसरी चीज, आपकी उत्पादन लागत कम से कम। बहुत अच्छी। अगर क्वालिटी मेंटेन कर ली और उत्पादन लागत ज्यादा हो गई तो आप सस्ती बेच नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद आपको चीज बिकने में और उसमें मार्केटिंग में आपको दिक्कत, मार्केट में आप स्टैंड नहीं कर पाएंगे। जी। चौथी चीज ये है कि जब आप ऊपर के 3 बिंदु जो आपने किए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आज हमें तीन तरह की सुरक्षा की जरूरत है। एक समय था जब हम केवल भरण पोषण पेट पालने की बात करते थे, अब हमें खाद्य सुरक्षा चाहिए, हमें पोषण सुरक्षा चाहिए, और हमें पर्यावरण सुरक्षा भी चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो हम आज देश क्यों जैविक खेती की तरफ ध्यान दे रहा है, क्यों ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान दे रहा है, प्राकृतिक खेती की तरफ हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए कि ताकि हमारे उत्पाद पोषण की दृष्टि से भी अच्छे हों और पर्यावरण को भी हमारे किसी तरह का नुकसान नहीं। तो चौथा पॉइंट ये है कि हम जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है और हमारा जो पर्यावरण है उसको कोई क्षति न पहुंचे। कहने का मतलब हम अंधाधुंध केमिकल का, रसायनों का प्रयोग न करें, केवल उसको एक अंतिम अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करें। तो सर आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताए हैं। एक चीज और है ये जो कृषि की जो हमारा जो विकास है ये समावेशी है, और ये समावेशी शासन के स्तर पर भी हो, पंचायत स्तर पर, जिले स्तर पर, पंचायत से गांव स्तर पर भी हो, और किसान के स्तर पर। कृषि विकास के प्रयास समावेशी। अगर एक परिवार में 8 लोग हैं, आप उस वृद्ध को छोड़ दीजिए तो शारीरिक रूप से योगदान देने के लायक नहीं है, केवल उसका परामर्श लीजिए। उन बच्चों को छोड़ दीजिए जो कार्य के योग्य नहीं है, बाकी जितने भी लोग हैं उनको सबको जो है उसमें योगदान दें। कृषि की हर गतिविधि में कुछ मार्केटिंग में काम करें, कोई मार्केटिंग में काम करे, तो जैसे साथ में उसके बकरी पालन किया है तो बच्चे बकरी घुमा ले आएंगे, उनसे भी कुछ आमदनी मिलेगी। यानी उसकी आमदनी में योगदान जो है खेती में सबका हो पाएगा। डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर की जो है आपने बात कही कि जी कई तरह की खेती जो है काम करें। और देखिए आखिरी बिंदु ये है कि किसान को जो 1 एकड़ तक का है उसको 5,000, और जो लघु किसान है ये आप कितना बड़ा आपकी जीविका आधारित है, कितनी
आपके लिए इमरजेंसी के लिए खेती के लिए होना चाहिए। एकदम आपका पंडित से खराब हो गया, कोई चीज़ को खराब हो गई, कोई बात हो गई, आप कहीं बाहर 2 दिन के लिए जाते हैं तो ये भी बात पता नहीं क्या जरूरत पड़ जाए, तो अगर पास पैसा नहीं तो चाहे उधार लेके जाए लेकिन पैसा लेके जाते हैं। अगर ये नहीं है तो आप खेती में कभी भी झटका नहीं आए, ये व्यवस्था रहनी चाहिए। हालांकि सरकार जो है, जो किसान समृद्धि योजना है, तो उसके माध्यम से सरकार ने बहुत प्रयास किया, इसीलिए वो छोटा नहीं है प्रयास, बहुत बड़ा प्रयास है। और एक तरीके से सरकार ने एक नई अप्रोच अख्तियार की है। और जैसे कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, जो हमारे लघु और सीमांत किसान है उनके साथ थोड़ा उत्पाद हुआ है और इससे वो लाभान्वित हुए हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये बात ये कहूँगा कि किसान भाई एक अपने पास जैसे अपने दस्तावेज जमीन के रखते हैं, अपने मकान के रखते हैं और चीज़ों के रखते हैं, एक ऐसे अपने पास एक रिकॉर्ड बना के रखें। सरकार बहुत सारी सिंचाई के लिए सुविधा, बीज पे सुविधा, उत्पादन पे सुविधा, कृषि यंत्रों पे सुविधा, तो और इसके बाकायदा विज्ञापन आते हैं। विपणन में है कि गेहूं की खरीद कैसे होगी, कब से, जैसे विज्ञापन अभी दिया था सरकार ने कि 1 अप्रैल से शुरू होगा और जून तक चलेगी। तो वो सब जो है इस तरह के जो विज्ञापन आते हैं उन्हें काट के अपने पास रख ले, ताकि देखें कि शासन क्या सुविधाएं दे रहा है और उन सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं और दूसरे अपने किसान भाइयों को बताएं। ये नहीं कि किसी ने कहा, उसने बताया, आधा उसने झूठ बोला, वो आधा या भूल गया वो, तो कुछ की कुछ बात पहुंचती है, उसे आप अपने पास आप रिकॉर्ड रखिए। अगर वो सुविधा नहीं मिलती है और सरकार ने विज्ञापन दिया है तो सरकार से कहिए कि ये सुविधा हमें नहीं दे रही, तो सरकार को कृषि विभाग जो है किसानों को किताब भी छापता है, उनसे भी आप जाकर के आप विकास खंड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी कृषि हैं, आपके तकनीकी सहायक हैं, किसान सहायक हैं, ये सब हैं। तो सर आपने एटीएम काफी संख्या में है, वो से आप मदद लीजिए। बहरहाल जानकारी के अभाव में आप शासन द्वारा दी गई सुविधाओं से वंचित होने का जोखिम ना उठाने की बात है। बिल्कुल सही बात है। सर आपने बहुत गंभीर जो चुनौतियां हैं किसानों के सामने, जो समस्याएं कृषि को लेकर के, उनके बारे में चर्चा की और उनके निदान के बारे में भी चर्चा की। और जो आपने सबसे बड़ी बात है कि समावेशी उद्यम अपनाने की जरूरत है, और जो पोषण की बात आपने की और डाइवर्सिफिकेशन की आपने बात की, तो उसको अपना करके किसान जो है खेती को लाभकारी खेती बना सकते हैं। और एक जो बहुत अच्छी बात आपने कही है कि किसान वह उत्पादन करे जिसकी बाजार में तो मांग के आधार पर जो है खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे किसान जो है वो मार्केट में जाएंगे, और जब मार्केट में जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको उससे लाभ होगा और आपकी आय बढ़ेगी, और जब आय बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर आप और आपको इसके बाद किसी व्यक्तिगत उसकी सलाह की अगर आवश्यकता है तो किसान भाई चैनल से संपर्क कर सकते हैं। हाँ, और हमसे व्यक्तिगत रूप से भी फोन पर बात कर सकते हैं। आप सर अपना नंबर भी जरा हमारे मैं आप लोगों को नंबर अपना देता हूँ 955 482 6076, हिंदी में 955 482 6076। तो किसान भाई आप लोग आपने अपना नंबर नोट कर लिया होगा उपाध्याय जी सर का, और आप उनसे व्यक्तिगत भी संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, जिससे अधिक से अधिक लोग जो है हमारे चैनल का लाभ उठा सकें और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए, जिससे कि आप हमारे विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें और आपको हम निरंतर अच्छे से अच्छा एपिसोड बना करके उपलब्ध करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।